हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। उत्तराखंड लेक्चरर की प्रवक्ता की वैकेंसी आ चुकी है और ये सेशन, ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, इसमें रेगुलर बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस हम लोग आपको दे सकें। और साथ में इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इस बार बहुत बड़ी भर्ती एक्चुअल में आई है। 84, अगर सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों की बात करते हैं तो 84 पोस्ट पर यह वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो उसी के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेमो क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आप डेफिनेटली देखिएगा, आपको लग जाएगा कि किस क्वालिटी पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, कैसे कोर्स को कंप्लीट करवाने वाले हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक तो मिल ही जाएगा, उसे आप क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन पे आपको सारी ही जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाएगी। जो भी कोर्स आप लेते हैं वो कंप्लीट बायलिंगुअल कोर्स आपका होने वाला है। और इसी के साथ में बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। यूकेपीएससी प्रवक्ता लेक्चर का इकोनॉमिक्स कॉमर्स दोनों ही बैच लॉन्च हो चुके हैं। तो आप डेफिनेटली इन क्लासेस को पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास क्यों है खास? क्योंकि आज की क्लास में आपके सिलेबस के हिसाब से एक टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दो पार्ट में आपके सिलेबस को डिवाइड किया है। इवन इंडियन इकोनॉमी के भी कुछ टॉपिक हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वहां से आज इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट है जरूर इस क्लास को देखें। क्लास को देखने के बाद आपका क्या फीडबैक रहता है आप जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे जो बेटर से बेटर आपके लिए हो सकता है वो जरूर करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम केंद्रीय समस्या भी कहते हैं, है ना। हमारे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या भी हम लोग इसे कहते हैं। केंद्रीय समस्याओं को समझने से पहले हमें कुछ चीजें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो हमें समझने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेंट्रल प्रॉब्लम को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो क्या होता है। तो पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? पहले मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो है क्या? वो है फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। मैं आपको सबसे पहले जो पढ़ा रहा हूं वो फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा रहा हूं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो अर्थशास्त्र के तथ्य पढ़ा रहा हूं। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? अर्थशास्त्र के तथ्य। तथ्य का मतलब होता है फैक्ट। फैक्ट का मतलब जब भी हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है सर? हम अपनी बात करते हैं। हम कौन है? हम ह्यूमन बीइंग है ना। हम मानव हैं, हम सामाजिक जीवन में रहते हैं। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि हमारी जो वांट्स होती है, क्या आप बताएंगे हमारी जो वांट्स होती है, हमारी जो आवश्यकताएं होती है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कि ये जो आवश्यकताएं हैं ये होती है, ये सीमित होती है या असीमित होती है? जल्दी से बताएंगे। और दूसरा, वांट्स हमारी जो आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है, और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें चाहिए होते हैं क्या? हमें चाहिए होते हैं रिसोर्सेज, हमें चाहिए होते हैं संसाधन। तो ये जो संसाधन हमारे पास में होते हैं ये क्या होते हैं? ये लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं? जल्दी से बताओ। आप कहोगे सर कि हमारी इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी जो है वो खड़ी होती है और कहती है हमारी मांगे पूरी करो। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स है वो हमेशा क्या होती है? आप कहेंगे सर ये हमेशा हमेशा सर हमारी जो वांट्स होती है वो सर असीमित होती है। जो वांट्स होती है वो सर अनलिमिटेड होती है, का कोई अंत ही नहीं है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हमारी वांट्स का कोई अंत नहीं है। बहुत सारी वांट्स हमारी होती है। कभी हमको लगता है कि बस ये मिल जाए तो काम हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका।
तो वांट्स हमारी बहुत सारी है। जब हम स्टूडेंट थे तो हम सोचते थे कि एक बार 10th बोर्ड हो जाए तो बस भगवान से मांगा कि हम 10th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज हमें दे दें। जब 10th बोर्ड हो गया तो 12th आ गया, डर लगने लग गया। फिर से भगवान से कहा कि भगवान एक लास्ट जो है वो मेरी विश पूरी कर दो, 12th में अच्छे परसेंटेज बना दो। फिर जब ग्रेजुएशन आया तब यही सेम कहा, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम आया तो यही सेम कहा। तो हमारी विशेष खत्म ही नहीं हो रही है। यही हर एक पर्सन के साथ इकोनॉमी में होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं टू सेटिस्फाई दीज वांट्स, वो क्या है हमारे पास में? आप कहोगे सर हमारे पास में जो वांट्स है सर ये तो सीमित होती है। आप कहेंगे सर ये तो सीमित होती है, ये तो सर लिमिटेड होती है। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ, हमारे पास में रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, पैसा तो लिमिटेड है, लेकिन हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी है। तो क्या यह पॉसिबल है कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए? क्या यह पॉसिबल है कि हमारी अनलिमिटेड वांट सेटिस्फाई हो जाए? या कभी किसी की वांट्स 100% सेटिस्फाई हुई है? आप कहोगे सर नहीं हुई है। हमारे घर में जो इनकम आती है वो लिमिटेड है, लेकिन घर की जो जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा है। तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं बताओ? सर हम एडजस्टमेंट करते हैं सर हम मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट कैसे करते हैं सर? हम ये देखते हैं कि लिमिटेड इनकम में सबसे पहले हम किन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यही करते हैं ना, मैनेजमेंट करते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम क्या करते हैं? हम ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस करते हैं। हम रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं। हम संसाधनों का, हम जो है वो क्या करते हैं? हम संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग करते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, सोच समझ के उनका उपयोग करते हैं। ये हमारे इकोनॉमी के 3 फैक्ट हैं जिसके आसपास हमारी इकोनॉमी घूमती है। क्लियर है? और इसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। अगर आप मेरे से पूछो कि सर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ इफेक्टिव एन इंडिविजुअल और सोसाइटी यूज लिमिटेड रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई इनफाइनाइट वांट्स। सीमित संसाधनों द्वारा अपने असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना, यही तो इकोनॉमिक्स होता है। यही इकोनॉमिक्स की एक्चुअल में डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स में इसी बात की स्टडी की जाती है कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, जो सोसाइटी है, वो कैसे अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस से अपनी अनलिमिटेड जो वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, गुड्स और सर्विस खरीदने की जो इच्छाएं हैं, उसे कैसे पूरा करता है। क्लियर है? यही इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो सर इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? क्या इकोनॉमिक्स में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं? यस, एक्चुअल में हम क्या करते हैं मैं आपको बताऊं कि इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली, अगर आप मेरे से ये कहते हैं कि सर रोल क्या है इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स हमें डिसीजन मेकिंग सिखाती है। इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाती है? इकोनॉमिक्स हमें डिसीजन मेकिंग सिखाती है। इकोनॉमिक्स हमें निर्णयन करने की क्षमता हमारे अंदर लेकर आती है। कैसे चूज करना है ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाएगा। डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको चूज करना, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड पैसा कहां लगाना है, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। जजमेंट करना, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास में है उसके हिसाब से सूटेबल ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना, इसी को बेसिकली इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्लियर है? तो मुझे लगता है यहां तक एक डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या किया जाता है। इकोनॉमिक्स में डिसीजंस लिए जाते हैं। सर डिसीजन कैसे कैसे हो सकते हैं? बहुत सारे डिसीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन हो सकते हैं। जैसे डिसीजन हो सकता है कि मुझे अपने बिजनेस को चलाना है या नहीं चलाना है ना, शट डाउन और कंटिन्यू।
मुझे अपने बिजनेस को शट डाउन करना है या कंटिन्यू करना है, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। मुझे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, शुड द फर्म लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ओके, तो मुझे कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी ना। शुड द फर्म लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट इन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये सोचना पड़ेगा। हमें अपने प्रोडक्शन का लेवल क्या रखना है, हमें अपने प्रोडक्शन का जो लेवल है, ऑप्टिमम आउटपुट क्या रखना है ना, हमें कितना उत्पादन करना है, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है। आज आईफोन कंपनी को यह सोचना होता होगा कि आईफोन 15 कितने बनाने हैं, 16 कितने बनाने हैं, 17 कितने बनाने हैं, 17 बनाने हैं तो 17 में मैक्स कितना बनाना है, प्रो मैक्स कितना बनाना है, यह सोचना पड़ेगा। प्रोडक्शन कैसे करना है, मटेरियल कहां से आएगा, किसको सर्विस देने वाले हैं, प्रोडक्ट को जो है वो बनाना है या फिर बना बनाया जो है वो परचेज करना है, मार्केटिंग का डिसीजन लेना, विज्ञापन का डिसीजन लेना, क्योंकि मार्केटिंग तो न्यूज़पेपर में भी होती है, मार्केटिंग आजकल सोशल मीडिया पे भी होती है, तो चूज करना पड़ेगा ना, पैसा कहां से लेकर आना है, डेट लेना है, डिबेंचर इशू करने हैं, इक्विटी इशू करना है, ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में ही आता है। तो मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बेसिक आपको जरूर 100% समझ में आना चाहिए। डन है यहाँ पे। फिर इकोनॉमिक्स का नेचर भी होता है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, इकोनॉमिक्स के अंदर फीचर जो है वो साइंस और आर्ट्स दोनों के ही मिल जाते हैं, ये बात तो हो चुकी है। अब क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के टाइप्स भी पढ़ने जरूरी है। हम इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के टाइप्स भी पढ़ने जरूरी है, हमें इकोनॉमिक्स के प्रकार भी पढ़ने पड़ेंगे कि सर ये जो अर्थव्यवस्था होती है, जो अर्थशास्त्र होता है, वो कितने तरह का होता है। तो देखिए इकोनॉमिक्स के टाइप्स में वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ना, नेचर के हिसाब से जो टाइप्स होते हैं वो अलग होते हैं, वर्किंग के हिसाब से जो टाइप होते हैं वो अलग होते हैं, सभी चीजें होती है। लेकिन यस, मैं आपको दो टाइप जो है वो जरूर बताना चाहूंगा। इसमें जो पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं किसके हिसाब से, स्कोप के हिसाब से, है ना, स्कोप के हिसाब से, मतलब क्षेत्र के हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है वो कितनी कैटेगरी का होता है, या तो स्कोप कह दो या स्टडी कह दो, है ना, अध्ययन के अनुसार हमारा जो इकोनॉमी है वो कितने तरह का होता है, इसे हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि स्टडी के हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है वो कौन सा होता है। तो स्कोप के हिसाब से अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के जो है वो दो स्कोप होते हैं, कि चलो पहले मैं आपको वाइडर रेंज में दो कैटेगरी इकोनॉमिक्स की बता देता हूं। एक जो होता है वो होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। ये जो मैं आपको टाइप बता रहा हूं ये किसके बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के टाइप कितने होते हैं, इकोनॉमिक्स के टाइप कितने होते हैं। अर्थ जो शास्त्र होता है, जो अर्थशास्त्र होता है उसके कितने टाइप होते हैं, तो दो टाइप के जो इकोनॉमिक्स है वो होते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसी को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसी को हम समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसी को हम व्यापक अर्थशास्त्र कहते हैं, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसी अर्थशास्त्र को हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है वो मोटा मोटा दो तरह का होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स कौन सा होता है। इकोनॉमिक्स दो तरह का है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। नाम से पता पड़ रहा, माइक्रो हिंदी में पता चल रहा है सूक्ष्म है, मतलब जो स्टडी हो रही है वो स्मॉल लेवल पे हो रही है ना। एक बिजनेस मैनेजर अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए छोटे छोटे से डिसीजन लेता है। वो छोटे छोटे से जो डिसीजन है ना
वो बेसिकली यहां पे आते हैं। तो ये माइक्रो में जो स्टडी होती है वो किसकी होती है, ध्यान रखना। यहां पे माइक्रो में जो स्टडी होती है, माइक्रो में जो अध्ययन होता है वो किसका होता है, ध्यान रखना आप। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टडी होती है वो इंडिविजुअल की होती है। किसकी होती है, इंडिविजुअल की। तो जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं, जब भी हम कुछ पढ़ रहे हैं और वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे हैं, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी फर्म की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और जब भी हम स्टडी कर रहे हैं, जब भी हम स्टडी कर रहे हैं और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो इकोनॉमी एज अ होल स्टडी कर रहे हैं। जब हम इकोनॉमी एज अ होल स्टडी कर रहे हैं। सर इकोनॉमी एज अ होल का मतलब क्या हो गया, जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात एक साथ कर रहे हैं, जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात एक साथ कर रहे हैं तो समझ लो वहां जो स्टडी हो रही है वो बड़े लेवल पे हो रही है, वहां जो स्टडी हो रही है वो लार्ज लेवल पे हो रही है। जैसे एग्जाम्पल बता दो सर, एग्जाम्पल से जो है वो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहां पे आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होने वाला है। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मैंने कहा क्या, मैंने कहा प्राइस ऑफ मैंगो, आम का मूल्य। तो बताओ आम का मूल्य, आम एक प्रोडक्ट है, तो जो स्टडी हो रही है वो एक पर्टिकुलर आम की हो रही है या केले की हो रही है, समझ रहे हो, या जो स्टडी हो रही है वो किसी पर्सन की हो रही है। तो मैं कहूंगा ये जो स्टडी है ये छोटे लेवल पे है, इसे मैं माइक्रो कह दूंगा। लेकिन मैंने ये कहा जनरल प्राइस ऑफ मैंगो, मैंने कहा जनरल प्राइस ऑफ मैंगो, मतलब ये हो गया कि आम का सामान्य मूल्य। मैंने कहा आम का सामान्य मूल्य। तो यार एक बात बताओ, आम का सामान्य मूल्य का मतलब यह हो गया कि आम लगभग पूरे मार्केट में कितने का बिकता है। तो जब भी कॉमन बात हो रही है, कॉमन बात मतलब पूरे देश की बात हो रही है या सभी आमों की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा हमारे देश में गरीबी, मैंने कहा हमारे देश में गरीबी, तो बताओ देश में गरीबी है तो पूरे देश की गरीबी है ना। मैंने कहा हमारे देश की नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, तो आप देख सकते हैं यहां पे पूरे भारत की बात जो है वो हो रही है। तो यहां पे जो स्टडी है वो बड़े लेवल पर होगी। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां पे जैसे एज ऑफ राम, तो राम है तो बात किसकी हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है ना। या मान लो डिमांड ऑफ पेन की डिमांड, तो एक पेन की बात हो रही है। तो जब भी स्टडी छोटे लेवल पर होगी तो वो माइक्रो होगा, जब भी स्टडी बड़े लेवल पर होगी तो वो हमेशा मैक्रो होगा। ये मुझे लगता है बेसिक बात आप लोगों को माइक्रो और मैक्रो के बारे में अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है। और बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। जैसे माइक्रो जो है वो माइक्रोस शब्द से आया है, मैक्रोस जो है वो मैक्रोज एक ग्रीक वर्ड है वहां से आया है। इसकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन बस आप इतनी बात समझ लो कि जब हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, एक व्यक्ति जो निर्णय लेता है उसकी बात करते हैं, एक फर्म की बात करते हैं, एक बाजार की बात करते हैं, तो स्टडी हमेशा छोटे लेवल पर होगी, वो माइक्रो होगा। और जो मैक्रो है वहां पे जो स्टडी है, वहां जो कंडीशंस हैं वो हमेशा एग्रीगेट लेवल पर बात होती है, वहां हमेशा एवरेज लेवल पर बात होती है। पूरी इकोनॉमी का अध्ययन एक साथ किया जाता है, वो मैक्रो कहलाता है। तो यहां पे ओवरऑल बात हो रही है, यहां पे एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, समझ रहे हो, यहां पे ओवरऑल बात हो रही है। इसलिए बेसिकली हम ये भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं थ्योरी का, है ना। जो इंडिविजुअल है, माइक्रो में माइक्रो को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, माइक्रो को ही प्राइस थियरी कहा जाता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की प्राइस अलग अलग होती है ना।
तो माइक्रो को ही मूल्य सिद्धांत कहा जाता है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ किसे मूल्य सिद्धांत कहा जाता है, तो प्राइस थ्योरी जो है वो माइक्रो में आती है। क्यों आती है सर? क्यों इसलिए आती है क्योंकि जो कंपोजिशन होता है, जो एलोकेशन होता है ना, वो जो है वो टोटल प्रोडक्शन के लेवल पर निकाला जाता है। मतलब हमें यह सोचना होता है, हमें उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, नहीं करना है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, यहां पे यह बात होती है। यहां क्या होता है सर? तो यहां जो थ्योरी एप्लीकेबल होती है ना, उस थ्योरी को इनकम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि बताओ आय सिद्धांत का संबंध किससे है? तो मैक्रो से है। किससे है? मैक्रो से है। मेरे हिसाब से आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कहेगा अगर बात हो रही है इंडिविजुअल की, बात हो रही है एक फर्म की, बात हो रही है कंपनी की, तो वो हमेशा माइक्रो होगा। बात अगर हो रही है पूरी इकोनॉमी की, पूरी इकोनॉमी की समस्याओं की बात हो रही है, गरीबी, बेरोजगारी, तो हमेशा वो मैक्रो में ही आएगा। एक प्रोडक्ट की प्राइस यहां आएगी, कंज्यूमर का बिहेवियर इधर ही आएगा, क्योंकि हर कंज्यूमर का बिहेवियर अलग अलग होता है। ये भी आप ध्यान रखना, है ना। सोसाइटी में हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग होती है, वो भी यहीं पे आएगा। आप फर्म की स्टडी कर रहे हो, इधर ही आएगा। किसी इंडस्ट्री की लोकेशन की बात कर रहे हो, तो लोकेशन सबकी अलग अलग होती है, इधर ही आएगी। लेकिन यहां पे जो बात हो रही है वो पूरे देश की हो रही है। तो जब आप स्टडी कर रहे हो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, वो यहीं पे आएगा। जब आप बात कर रहे हो भारत का विदेशी व्यापार, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहीं पे आएगा। जब आप बात कर रहे हो पैसे की वैल्यू, तो पैसे की वैल्यू पूरे इंडिया में एक जैसी होती है, यहीं पे आएगा। तो मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से माइक्रो एंड मैक्रो में भी डिफरेंस जो है वो क्लियर हो चुका होगा। डन है, आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर यहां तक आपको सबको समझ में आ गया है, तो अब मैं आपको आपके अपने मुद्दे पर लेकर जाता हूं। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं सर? तो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या? वो पढ़ रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब जो हम यहां पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र की समस्या। अर्थशास्त्र की समस्या। हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो हमारे अर्थशास्त्र की जो समस्या है क्या है, हम उस समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या क्या है। देखो, वैसे तो अभी मैंने आपसे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारी वांट्स बहुत सारी है, हमारी इच्छाएं बहुत सारी है, हमारी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, और वही तो नहीं है, बाकी सब कुछ है ना। तो सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम हमारी अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास में जो रिसोर्सेज है वो कम है। तो क्या करना होगा सर? जरूरत किसकी है? देयर इज अ नीड टू मेक द बेस्ट पॉसिबल यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। हमें अपने संसाधनों का सोच समझकर बेस्ट यूज करना होगा। कुछ ऐसा यूज करना होगा जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मेरे पास में अगर 500 रुपए है और मुझे 500 रुपए खर्च करने हैं, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं ये 500 रुपए कहां पे खर्च करूं, कैसे खर्च करूं, जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए। हो सकता है मैं पिज्जा खाने जाऊंगा, हो सकता है मैं उसमें मूवी भी देख लूंगा, तो मैं अपना अमाउंट ऐसे स्पेंड करूंगा जिससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत सारी है पर पैसा 500 रुपए है। ऐसे ही प्रोड्यूसर की बात कर लो, तो प्रोड्यूसर के पास में जो रिसोर्सेज है, जो पैसा है, जो कैपिटल है, जो लैंड है, जो लेबर है, वो लिमिटेड है, पर प्रोडक्शन तो बहुत सारा करना है। तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि मैं क्या करूं? मैं अपने रिसोर्सेज का कुछ ऐसे यूज करूं जिससे मेरा आउटपुट मैक्सिमम हो जाए, जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। सरकार भी तो यही चाहती है कि वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हो। सरकार के पास में रिसोर्सेज कम है ना, मोदी जी के पास में रिसोर्सेज कम है, लेकिन लोग हमारे भारत की 140 करोड़ जनसंख्या, भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों में आ चुका है। फर्स्ट पोजीशन पे है हम, गोल्ड मेडल मिल रहा है हमको पॉपुलेशन में।
तो मोदी जी की कोशिश क्या होगी, लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे मैक्सिमम वेलफेयर तक पहुंचा जा सकता है, यही सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। तो यस, हमारे भारत में एक प्रॉब्लम अराइज होती है, जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की जो है वो कमी, ये हमारे भारत में प्रॉब्लम है। और उसी प्रॉब्लम के कारण यहां पे एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है ना। अभी तो मैंने आप लोगों से जो बात करी वो क्या करी, अभी तक मैंने आपको बात करी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो तो बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो क्या क्या हो सकती है सर। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब डिसीजन मेकिंग में, है ना, डिसीजन मेकिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम हमको आ रही है, हमको क्या गुड्स बनाना है, कैसे बनाना है, सारी बातें हमें करनी होगी, है ना। तो सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी है उसको समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और समझाना चाहता हूं यहां पे, और वो पॉइंट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहले आपको यह समझना होगा कि अर्थशास्त्र के प्रकार में तो माइक्रो मैक्रो बता दिया, लेकिन अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है वो डेफिनेटली आप सभी को पता होने चाहिए, है ना। जिसे हम कह रहे हैं क्या, जिसे हम कह रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था, अब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, है ना। अब आप कहोगे सर दोनों में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। इकोनॉमिक्स तो बेसिकली एक सब्जेक्ट हो गया है, लेकिन इकोनॉमी का मतलब होता है सिस्टम। किसी भी देश में जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम जो है वो कहलाता है अर्थव्यवस्था, जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं। और ध्यान रखना, इकोनॉमी कितनी कैटेगरी की होती है, इकोनॉमी 3 कैटेगरी की होती है। जो पहली इकोनॉमी होती है ना, उसे कहा जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी कहा जाता है, उसे हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो दूसरी इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी को हम कहते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है उसे हम कौन सी इकोनॉमी कहते हैं, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो तीसरी इकोनॉमी होती है वो कौन सी होती है सर, तो तीसरी जो होती है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो इकोनॉमी होती है वो कितनी कैटेगरी की होती है, तो कभी मत भूलना, इकोनॉमी जो होती है वो हमेशा 3 कैटेगरी की होती है। एक इकोनॉमी होती है जिसे पूंजीवादी कहा जाता है, एक इकोनॉमी होती है जिसे समाजवादी कहा जाता है, और एक इकोनॉमी जो होती है उसे मिश्रित कहा जाता है। ये 3 कैटेगरी की इकोनॉमी हमारे बाजार में अवेलेबल होती है। डन है ये वाला। अब बात करते हैं कि सर कैसे पता पड़ता है किस इकोनॉमी में क्या हो रहा है सर, ये हमें कैसे पता चलता है। तो ये समझ लो, सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला कौन है, उस इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला कौन है। तो ध्यान रखना, अगर देश की अर्थव्यवस्था निजी हाथों में होगी, निजी व्यक्तियों के पास होगी, ध्यान रखना, अगर देश के डिसीजन जो है वो कौन ले रहा है, प्राइवेट पर्सन ले रहा है ना, प्राइवेट पर्सन ले रहा है, प्राइवेट इंडिविजुअल ले रहे हैं, प्राइवेट फर्म्स ले रही है, तो समझ लो वो इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। अगर वहां के जो डिसीजन है वो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, अगर वहां के जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो समझ लो वो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है। और अगर जो डिसीजन है वो दोनों मिलके ले रहे हैं तो उस इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अगर दोनों मिलके ले रहे हैं इसका मतलब वो मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो इकोनॉमी होती है उस इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है ये वो इकोनॉमी होती है। यहां पे आपको ये भी बता देता हूं इनके उद्देश्य क्या है, आपको यहां उद्देश्य से अच्छे से कहानी समझ में आएगी, आपको ऑब्जेक्ट से कहानी और अच्छे से समझ में आएगी।
आप ये समझिए कि अगर देश को मुकेश अंबानी चलाएंगे, गौतम अडानी जैसे लोग ही सारा डिसीजन लेंगे, तो समझ लो वो इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी। अगर हमारे देश में जो डिसीजंस हैं, सारे डिसीजन, सारे कंट्रोल मोदी जी अपने हाथ में रखेंगे, प्राइवेट सेक्टर को मौका ही नहीं देंगे, तो उस इकोनॉमी को सोशलिस्टिक कहा जाता है। और जब अंबानी, अडानी और मोदी जी सब साथ मिलकर देश को चलाएंगे, तो समझ लो उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ हमारे भारत में कौन सी इकोनॉमी देखने को मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली है, क्योंकि हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। मोदी जी भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जहां मोदी जी ने प्राइवेट सेक्टर को मौका नहीं दिया है, जैसे डिफेंस में आज भी प्राइवेट सेक्टर नहीं है, लेकिन रेलवे में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, एयरलाइंस में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। तो प्राइवेट कंपनी भी काम कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, तो सभी चीजें चल रही है, डन है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो यार एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर मुकेश अंबानी देश चलाएंगे तो मुकेश अंबानी का उद्देश्य क्या है? लोगों को भला करना? नहीं। आप कहोगे सर भला करना नहीं है, इनका जो उद्देश्य होगा सर, वो तो लाभ कमाने का होगा, लाभ को ज्यादा से ज्यादा करना, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना, ये इनका उद्देश्य होगा। लेकिन जब सरकार देश चलाती है तो चाहे करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो थीम होती है वो तो भले की ही होती है ना। और जब दोनों मिलके देश चलाते हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ में कहीं ना कहीं लोगों का भला करना भी होता है। तो यहां पे जो है वो बैलेंस हो जाता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। 3-4 पॉइंट ही बताऊंगा आपको, 3-4 पॉइंट के बेसिस पे ये समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमी कौन कौन सी होती है। फिर हम बात करते हैं तीसरा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, कौन सी इकोनॉमी का एग्जांपल कहां से आया था। तो कैपिटलिस्टिक को सबसे पहले जो लाने वाला देश था वो यूएसए था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को लाने वाला जो देश था वो चाइना था, और मिक्स्ड इकोनॉमी को जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे, तो इस इकोनॉमी को लाने वाला कौन है? इंडिया है। ये 3 पॉइंट से आपको यह समझ में आ जाएगा कि किसी भी देश में सिस्टम ये 3 तरह का होता है। आप चाइना को देख सकते हैं, चाइना में मैक्सिमम कंट्रोल गवर्नमेंट का है, इसलिए वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे लगते हैं जैसे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, क्योंकि वहां पे सरकार ने काम ही इस तरीके से कर रखा है कि लोगों को ये फील ही नहीं हो कि ये सिस्टम गवर्नमेंट का है, इतनी ज्यादा सर्विसेज दे रखी है। क्लियर है? समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो बेसिकली आप कह सकते हैं, लेकिन हां यहां ये बिल्कुल है। अगर आप कहते हो कि कहां पे कार्य क्षमता ज्यादा होगी, बहुत ध्यान से सुनना, मैं जल्दी जल्दी से पॉइंट बता रहा हूं। अगर आप कहते हो सर कहां पे लोगों की, कहां पे कौन सी इकोनॉमी में लोगों की कार्य क्षमता, लोगों की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो यहीं पे होती है। सर कहां पे लोगों को काम के बदले में रिवॉर्ड मिलता है, तो यस रिवॉर्ड यहीं पे मिलता है। कहां पे कौन सी इकोनॉमी में कंज्यूमर को ज्यादा चॉइसेस मिल जाती है, कंज्यूमर को चयन करने के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। तो जब प्राइवेट कंपनियां काम करती है तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, गवर्नमेंट में ये नहीं होता। क्लियर है? और ये जो कैपिटलिस्टिक है, ध्यान रखना, यहां पे एक सिस्टम जो है वो चलता है। कैपिटलिस्टिक में सारे जो डिसीजन है ना वो मूल्य तंत्र से लिए जाते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सारे के सारे जो डिसीजन है वो प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे लिए जाते हैं। मतलब क्या होता है सर? डिमांड एंड सप्लाई से सारे डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे ही मुकेश अंबानी जी को पता पड़ता है कि भैया डिमांड बहुत हो गई है, हर व्यक्ति के पास में जियो की सिम है, रेट बढ़ा दी। अब एयरटेल नुकसान में है, आइडिया वोडाफोन मिलके भी सामना नहीं कर पा रहे हैं जियो का, पर जियो को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जियो ने अपने यूजर्स बहुत सारे बना लिए हैं। अब जब यूजर बना लिए हैं तो वहां पे फिर डिमांड क्रिएट हो गई है, तो डिमांड बढ़ते से ही प्राइस को वो बढ़ा रहे हैं। डिमांड सप्लाई के बेसिस पे सारा की सारा खेल खेलते हैं। कौन सी इकोनॉमी में इंसेंटिव मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं? तो यहां मिलते हैं, यहां मिलते हैं। यह आपको पता होना चाहिए, है ना।
आशा करता हूं समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। यहाँ पे काम करने के बदले में इंसेंटिव मिलता है, यहाँ पे फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर होती है। लोग यहाँ पे जो काम है वो मशीनों से हो रहा है, एआई से हो रहा है, लेकिन सोशलिस्टिक में सरकार देखती है ना, तो सोशलिस्टिक में कहीं ना कहीं काम लोग अपने हाथों से कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का भला भी तो करना है, लोगों का भला भी तो करना है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे काम मशीनों से हो रहा है तो कॉस्ट कम होगी, यहाँ पे काम लोग अपने हाथों से कर रहे हैं तो कॉस्ट ज्यादा होगी। यहाँ पे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो जीवन स्तर है वो बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे इनोवेशन जो है वो बहुत ज्यादा होंगे, नवाचार बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ नवाचार उतने ज्यादा नहीं होंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को अपना एक फंडामेंटल राइट जो है वो मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है उस पर पर्सन को ओनरशिप मिल जाती है। रिलायंस ने कोई बिल्डिंग बनाई है तो वो रिलायंस की रहेगी ना, लेकिन सरकार की कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो हमारी कैसे हो सकती है। लेकिन हाँ, इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर का, इकोनॉमिक वेलफेयर का पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। कहां पे, कौन सी इकोनॉमी में? इस इकोनॉमी की खास बात क्या है सर? इस इकोनॉमी की खास बात है, इस इकोनॉमी में समानता देखने को मिलती है। कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, सब लोग बराबर हैं। तो यहां इक्विटी देखने को मिलती है, यहां इनइक्विटी देखने को मिलती है, असमानताएं बहुत ज्यादा मिलती है इनकम में। अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है, वो यहां पे होता है ना। यहां पे शोषण होता है कर्मचारियों का, एक्सप्लॉयटेशन होता है। यहां पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, यहां पूरा पैसा मिलता है। यहां पे कंज्यूमर की सोवरेनिटी रखी जाती है, कंज्यूमर को प्रेफरेंस पे रखा जाता है, यहां पे नहीं रखा जाता, है ना। यहाँ पे जो है वो रिसोर्सेस का एलोकेशन, है ना, संसाधनों का जो वितरण होता है ना, वो सही तरीके से होता है। संसाधनों का जो वितरण है वो सही तरीके से होता है मेरे हिसाब से इतनी चीजों से। और वो कौन सी इकोनॉमी है जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सिस्टम मिलके काम करते हैं, तो उसी को तो हम बेसिकली क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो एक आइडिया आप लोगों को लग गया है ना, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में और मिक्स्ड इकोनॉमी में, सॉरी कैपिटलिस्टिक में, सोशलिस्टिक में। सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में यस, यहाँ पे ओनरशिप इंडिविजुअल को नहीं मिलती, कोई जमीन है, सड़क है, तो सड़क पर सभी की ओनरशिप है। लेकिन यस, सबसे बड़ी बात यहाँ पे इक्विलिटी होती है, अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो कम होता है। सरकार जो है वो डिसीजन लेती है कि क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे लोगों को जो है वो नौकरी देनी है, ये सबसे खास बात यहाँ पे रहती है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको सीधा लेके जा रहा हूं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पे कि सर हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो कौन कौन सी होती है सर, इसके बारे में हमें बता दो। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी कौन कौन सी होती है, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो देखिए हमारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो कौन सी है। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है क्या उत्पादन करना है। ये पहली प्रॉब्लम है हमारी। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, जिसे कहते हैं कैसे उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है। तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारी, वो क्या है सर, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है किसके लिए उत्पादन करना है। तो अगर एग्जाम में आ जाए बताओ इनमें से कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम है या कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आप लोगों को आने वाली है। पहली प्रॉब्लम कौन सी है सर, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब सर व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, यहां पे क्या समस्या है सर हमारे साथ में। हमारे साथ में यहां पे ये समस्या है कि हमें सोचना होगा एक्चुअल में क्या होता है। जो गुड्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं,
जो गुड्स होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। जो पहला गुड्स होता है वो कौन सा होता है? जो एक गुड्स होता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। जो एक गुड्स होता है ना उसे कहते हैं कौन सा गुड्स? कंज्यूमर गुड्स। जो कंज्यूमर गुड्स होता है उसे हम कहते हैं उत्पादक वस्तु। और जो दूसरा गुड्स होता है वो कौन सा होता है? उसे कहते हैं हम प्रोड्यूसर गुड्स। और जो प्रोड्यूसर गुड्स होता है उसे हम कहते हैं उत्पादक वस्तु। तो हमेशा इकोनॉमी में यह सोचना होगा कि हम इन दोनों में से कौन से गुड्स को बनाएं। हम इनमें से कौन से गुड्स को बनाएं? जैसे हमें यह सोचना होगा, एग्जाम्पल है कि हम ज्यादा शर्ट्स बनाएं या फिर वो शर्ट जिस मशीन से बन रही है वो बनाएं, या वो शर्ट जिससे बन रही है वो बनाएं। हम ज्यादा जो है वो क्या बनाएं? हम ज्यादा टेबल्स बनाएं, फर्नीचर बनाएं, या हम ज्यादा से ज्यादा मशीन बनाएं जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा फर्नीचर जो है वो बना सकते हैं। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। नाम से ही पता पड़ रहा है कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जिसको कंज्यूमर ही यूज करेगा, जैसे मैं हूं, मैंने मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, मैंने बाइक परचेस करी, मैंने कार परचेस करी, मैंने दूध परचेस करा। हम सुबह से लेकर शाम तक जितने गुड्स खरीदते हैं ना वो सब कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन वो कंज्यूमर गुड्स किसी न किसी से मशीन से ही तो बनते हैं। सोचो मशीन बनना बंद हो जाए तो कंज्यूमर गुड्स कैसे बनेंगे? तो अगर हम अपने सारे रिसोर्सेस को मशीन बनाने में लगा देंगे तो मशीन बनाने में रिसोर्सेस तो लिमिटेड है, सारे रिसोर्सेस यहां बनाने में हम मशीन ही बनाते गए तो ये गुड्स बनेंगे ही नहीं, तो समस्या आ जाएगी, प्रेजेंट जनरेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। और सारे रिसोर्सेज यहां लगा दिए, लगातार शर्ट बनाए जा रहे हैं, है ना? तो सोचो क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स तो मिल रहे हैं लेकिन मशीन नहीं बनेगी तो फ्यूचर में गुड्स कैसे बनेंगे? तो फ्यूचर जनरेशन परेशान हो जाएगी। ये हमारी पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है, जहां हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हमें कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं या हमें प्रोड्यूसर गुड्स बनाने हैं। कौन से गुड्स बनाने हैं यह सोचना होगा हमें। दोनों के अपने अपनी बात है। कंज्यूमर गुड्स से वर्तमान पीढ़ी सेटिस्फाई हो जाएगी पर भविष्य में समस्या आएगी। प्रोड्यूसर गुड्स से भविष्य की दिक्कत नहीं है, वर्तमान पीढ़ी डिससेटिस्फाइड हो जाएगी। यह हमारी पहली प्रॉब्लम है, यह मैंने आपको बता दिया। सर सेकंड प्रॉब्लम क्या है हमारी सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। भैया चलो हमने डिसीजन ले लिया कि हमें इतनी यूनिट कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, इतनी हमें प्रोड्यूसर गुड्स बनाने हैं, लेकिन सर प्रोड्यूस करना कैसे है? जो गुड्स हमें बनाने हैं वो गुड्स बनाने के लिए हमें जो है वो एक अच्छी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से चलना पड़ेगा। हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमम से मिनिमम करना होगा। तो इसके लिए सर हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सोचना होगा हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास में दो तरह के ऑप्शन जो है वो होते हैं। जब भी किसी देश में प्रोडक्शन होता है तो दो टेक्निक का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जो पहली टेक्निक है उस टेक्निक को कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हम कहते हैं श्रम प्रधान तकनीक। और जो दूसरी टेक्निक होती है उस टेक्निक को हम कहते हैं क्या? उस टेक्निक को हम कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिस टेक्निक को हम कहते हैं पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था। तो इकोनॉमी में हाउ टू प्रोड्यूस में दो प्रॉब्लम आपके सामने जो है वो आ चुकी है। पहली है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, अब ये जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है ये कहां फॉलो होती है? ये फॉलो होती है इंडिया में। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहां फॉलो होती है? यूएसए में फॉलो होती है। सर ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में जो है वो लेबर क्या होते हैं? इंडिया में लेबर ज्यादा होते हैं लेकिन लोगों के पास में जो कैपिटल है, जो पैसा है ना, वो कम होता है।
इसलिए मशीनों से काम कम होता है और लोग अपने हाथों से काम करते हैं। यहां क्या होता है, यहां पे ज्यादा से ज्यादा जो काम है वो मशीन से जो काम है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, कैपिटल का यूज ज्यादा होता है और लेबर का जो यूज है वो कम से कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी तो हमें सोचना होगा, ये भी तो हमें सोचना होगा कि हमें प्रोडक्शन करना है तो कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा, ये हमें सोचना होगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है जिसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। हाँ, ये बात अलग है, ये बात अलग है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक में कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती होगी, ज्यादा पड़ती होगी, क्योंकि लोग अपने हाथों से काम कर रहे हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो क्या हो जाती होगी, ज्यादा हो जाती होगी, क्योंकि लोग मशीनों से काम कर रहे हैं तो कोई हाथ से काम करेगा नहीं, हाथ से काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये हमारे दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम है हम किसके लिए प्रोडक्शन करें। हमारी इकोनॉमी में तो रिचर सेक्शन भी है, अमीर आदमी भी है। हमारी इकोनॉमी में जो है वो अमीर पर आदमी भी आता है, हमारी इकोनॉमी में जो है वो मिडिल क्लास भी आता है, और हमारी इकोनॉमी में पूरर सेक्शन भी आता है ना, पूरर सेक्शन भी आता है, हमारी इकोनॉमी में गरीब व्यक्ति भी आता है। तो ये सोचना पड़ेगा ना हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें प्रोडक्शन करना है तो किसके लिए करना है। क्या आईफोन कंपनी को ये नहीं सोचना होता होगा कि यार वो सस्ता मोबाइल भी बनाए? क्या सैमसंग कंपनी केवल 50,000 के मोबाइल ही बनाती है क्या? नहीं सर, सैमसंग कंपनी के तो 5,000 के कीपैड वाले मोबाइल भी आते हैं। तो आप सैमसंग कंपनी का ही उदाहरण ले लो। फिर सैमसंग कंपनी सबसे पहले ये सोचती है कि उसको क्या बनाना है। सैमसंग कंपनी, आपको पता है, सैमसंग के टीवी भी आते हैं, सैमसंग के फ्रिज भी आते हैं, है ना, आते हैं ना, और बहुत सारे आइटम आते हैं। ऐसे ही एलजी आप देख लो, बहुत सारी चीजें, सैमसंग के मोबाइल भी आ रहे हैं। तो सैमसंग कंपनी को सोचना पड़ेगा कि मोबाइल कितने बनाने हैं, एसी कितने बनाने हैं, फ्रिज कितने बनाने हैं। पहले ये हो गया। अब बनाने हैं तो किस टेक्निक को फॉलो करना है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगानी है या लेबर इंटेंसिव लगानी है। चलो ये भी सोच लिया, तो अब सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्शन किसके लिए करना है। 5,000 वाले मोबाइल कितने बनाने हैं, 15,000 वाले कितने बनाने हैं, डबल डोर वाला फ्रिज कितना बनाना है, सिंगल डोर वाला फ्रिज कितना बनाना है, मिनी फ्रिज कितने बनाने हैं, किस सेक्शन को टारगेट करना है, ये भी तो सोचना होगा। ये है हमारी तीसरी प्रॉब्लम, जो कि संबंधित है पर्सन की बाइंग कैपेसिटी से। किससे कनेक्टेड है? पर्सन की बाइंग कैपेसिटी से ये जो प्रॉब्लम है वो कनेक्टेड है। तो ये 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है। एक और प्रॉब्लम होती है किसी किसी किताब में, फॉर व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर ग्रोथ के लिए क्या प्रावधान जो है वो किए जाने चाहिए, है ना। कंज्यूमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या प्रावधान जो है वो किए जाने चाहिए, इसके बारे में बात जो है वो होती है। डन है। यहां तक कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होगी। लेकिन अब सोचने वाली बात है, देखिए करना क्या है। करना यह है, समझना यह है, सीखना यह है कि हमारे इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, ये सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, हमारी इकोनॉमी 3 तरह की होती है। एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्टिक होती है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। यहां पे जो है वो मुकेश अंबानी देश चला रहे हैं। तो जब मैं मुकेश अंबानी से ये 3 क्वेश्चन करने जाऊंगा, जब मैं मुकेश अंबानी जी से ये 3 क्वेश्चन करने जाऊंगा, जैसे अब क्या हो रहा है सर, तो अब कहानी को समझने की कोशिश करना। हमने एक तो देख लिया, एक हमने क्या देखा सर, एक हमने देखी हमारी प्रॉब्लम, एक तो हमने क्या देख ली बताओ, एक हमने देख ली हमारी प्रॉब्लम। तो यहां पे हम ले रहे हैं हमारी प्रॉब्लम, और उसके बाद में हम देख रहे हैं उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम क्या करने वाले हैं, है कि नहीं। जैसे मुझे बताओ, मैंने यहां लिख दी है, यहां हम क्या लिख रहे हैं, यहां हम लिख रहे हैं हमारी प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम का हम देख रहे हैं
कि उन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बताओ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है। और इसमें भी आप देखिए, हम एक कॉलम और बना सकते हैं, जो सॉल्यूशन हम देख रहे हैं तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के हिसाब से सॉल्यूशन क्या रहेगा, है ना, सोशलिस्टिक के हिसाब से क्या रहेगा, और मिक्स्ड इकोनॉमी के हिसाब से सॉल्यूशन क्या रहेगा। ये आप देखिए, हम सेंट्रल प्रॉब्लम की भी बात कर रहे हैं और सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्यूशन किसके हिसाब से, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से क्या सॉल्यूशन हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम का हम करेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम क्या समाधान जो है वो करने वाले हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी के हिसाब से, मिश्रित अर्थव्यवस्था के हिसाब से हम क्या समाधान करने वाले हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम यह है क्या उत्पादन करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, क्या उत्पादन करना है, जिसे हमने ये कहा था व्हाट टू प्रोड्यूस। ये पहली प्रॉब्लम थी। तो अब मैं गया मुकेश अंबानी के पास, मैं मुकेश अंबानी के पास में गया और मुकेश अंबानी से जाके मैंने उनसे पूछा कि बताओ आपकी इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। इन्होंने कहा कि भैया किसका प्रोडक्शन करना है, इसका डिसीजन हम किसके बेसिस पे लेंगे, इसका डिसीजन हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर। इन्होंने कहा कि क्या प्रोडक्शन करना है, ये हम उपभोक्ता के आधार पर डिसीजन लेंगे, जिसकी डिमांड कंज्यूमर करेगा हम तो वही मंगाएंगे। जहां पे कंज्यूमर ज्यादा खर्च करना चाहता है ना, हम वही गुड्स बना देंगे। जहां पे हमारा प्रॉफिट जो है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट, जहां पे हमारा लाभ अधिकतम हमें मिलेगा, हम वही रखेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ढाबे वाले जो लोग हैं, आप ढाबे में कहीं खाना खाने जाते होंगे, वहां बिस्लरी की बोतल नहीं मिलती, वहां पे कोई ब्रांडेड चिप्स नहीं मिलती, लोकल जो है वो आप देखिए पानी की बोतल मिलती है। क्यों मिलती है, जिसका नाम आपने नहीं सुना, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। किनले, बिस्लरी, एक्वाफिना ये बहुत कम मार्जिन देते हैं क्योंकि ये ब्रांड है, लेकिन लोकल जो कंपनियां होती है वो बहुत ज्यादा मार्जिन देती है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ये कहते हैं कि साहब हमारा तो ऑब्जेक्ट ही प्रॉफिट मोटिव है, और जहां प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्ट होता है वहां पे हम अपना डिसीजन पूरी तरीके से कंज्यूमर पे छोड़ देते हैं, ऐसा ये कहते हैं। ठीक बात है सर, ये पहली बात हमें समझ में आ गई। ये आंसर मुकेश अंबानी ने दे दिया है। मुकेश अंबानी ने कह दिया है कि हम तो उसी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जो गुड्स कंज्यूमर पसंद करता है। ठीक है साहब, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कैसे उत्पादन करना है। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी क्या, दूसरी प्रॉब्लम है हमारी कैसे उत्पादन करना है, और जो कैसे उत्पादन करना है उसको हम कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे उत्पादन करना है को हम क्या कहते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। अब वापस मुकेश अंबानी जी के पास में गए, मुकेश अंबानी जी को कहा कि सर बताओ अगर आपको प्रोडक्शन करना होगा तो आप प्रोडक्शन की कौन सी टेक्निक को फॉलो करोगे। मुकेश अंबानी जी कहते हैं साहब हम तो वो टेक्निक फॉलो करेंगे, हम वो टेक्निक फॉलो करेंगे जहां हमारी कॉस्ट जो है वो क्या होती है, मिनिमम। जहां हमारी कॉस्ट मिनिमम होती है हम तो उसी को फॉलो करेंगे। और इनकी कॉस्ट कहां पे मिनिमम होगी, इनकी कॉस्ट जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, कौन सी टेक्निक है बोलो, जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, जो श्रम सघन तकनीक है साहब, नहीं सॉरी, ये इनका तो जो मोटिव है वो पैसा कमाना है ना, तो ये कहेंगे साहब हम तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करेंगे, हम तो पूंजी प्रधान या पूंजी सघन अर्थव्यवस्था को फॉलो करेंगे, जहां पे काम मैक्सिमम मशीनों से होगा, हमको लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम तो चाहेंगे हमारी कॉस्ट कम से कम हो, हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। एक और आंसर यहां पे मुकेश अंबानी जी ने दे दिया है।
ठीक बात है सर। और आगे बढ़ते हैं सर, और क्या हो सकता है सर, और आप हमें बता दीजिए। तो तीसरा है यहाँ पे, तीसरा क्या है, कैसे उत्पादन करना है, फिर उसके बाद में आता है किसके लिए उत्पादन करना है। तीसरा आता है यहां पे किसके लिए उत्पादन करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और जब बात यहां पे फॉर हुम टू प्रोड्यूस की आती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर, फिर से मुकेश अंबानी जी से पूछा कि सर बताओ आप किसके लिए प्रोडक्शन करोगे। ये कहेंगे हम उनके लिए करेंगे, हम उनके लिए करेंगे जिनके पास, ये कह रहे हैं हम उनके लिए प्रोडक्शन करेंगे जिनके पास क्या होगा, जिनके पास में बाइंग कैपेसिटी होगी, जिनके पास में बाइंग कैपेसिटी होगी, जिनके पास में क्रय करने की क्षमता होगी, जिनके पास में क्या होगी, क्रय करने की क्या होगी, बोलो, क्षमता होगी, वही उन्हीं के लिए हम प्रोडक्शन करेंगे। हमको दूसरों से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। मतलब हमारा फोकस, मतलब हमारा जो फोकस है ना, वो हायर इनकम वाले लोग हैं। कौन है, हायर इनकम वाले लोग हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये किसके लिए प्रोडक्शन करते हैं, तो ये रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न मैंने अभी तक पूछे थे मुकेश अंबानी से। अब हम क्वेश्चन मुकेश अंबानी से नहीं, अब हम क्वेश्चन मोदी जी से पूछ रहे हैं। अब हमने मोदी जी से पूछा कि सर आप बताओ, आप बताओ आप सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे सेंट्रल प्रॉब्लम को। मोदी जी ने कहा बहुत आसान है, हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या रहेगा, इनका कंज्यूमर मोटिव है, लेकिन हमारा जो मोटिव है ना वो वेलफेयर मोटिव है। हम वही प्रोडक्शन करेंगे जिससे कंज्यूमर का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर होगा, ज्यादा से ज्यादा कल्याण होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कल्याण होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। हम तो वही काम करेंगे भैया, हम और कोई काम नहीं करने वाले। हमने उनसे पूछा कि बताओ मोदी जी कौन सी टेक्निक को फॉलो करोगे। मोदी जी ने कहा कि भैया हम जो टेक्निक फॉलो करेंगे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, वो श्रम सघन तकनीक होगी। श्रम सघन तकनीक में लोग अपने हाथों से काम करेंगे। जब लोग अपने हाथों से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो रोजगार है, कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो ज्यादा मिलेगा। कॉस्ट ज्यादा हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, लोगों का भला होना चाहिए, हमें उससे फर्क पड़ता है। फिर हमने उनसे पूछा कि बताओ आप किसको फोकस करोगे, तो उन्होंने कहा जो मिडिल क्लास फैमिली है हम तो उन पर फोकस करेंगे, जो पुअर सेक्शन है, जो गरीब आदमी है, हम इन पर फोकस करेंगे। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उन्होंने कहा भैया हम तो बैलेंस बनाने का काम करने वाले हैं। तो तीनों इकोनॉमी ने अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से प्रॉब्लम का जो है वो क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया। ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है कि कौन सी इकोनॉमी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन कैसे करती है। तो गाइज होप सो आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ चुकी होगी, कहां कहां कौन सी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक्स कौन सी होती है, सोशलिस्टिक कौन सी है, ये कौन सी है, सारी बातें मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इस क्लास में एमसीक्यूज करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ में इस क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो जरूर आप बताइएगा कि ये क्लास आप सभी के लिए कैसी रही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।